रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काजल के अभी कुछ ही दिनों पहले शादी हुई थी। वो अपने ससुराल में अपने पति इंदर, सास करुणा और ननद नंदिनी के साथ रहती थी। वो अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालती थी। ऐसे ही एक दिन नंदिनी अपने कॉलेज से आती है और अपनी माँ का हाथ पकड़ कर कहती है, माँ, कल से 10 दिन के लिए ना मेरे कॉलेज बंद हो गए हैं। क्यों, ऐसा क्या है? अरे माँ, आपको याद नहीं? अरे तू कुछ बताएगी तभी तो याद होगा। अरे माँ, रक्षाबंधन आने वाला है। अरे हाँ, मुझे तो ध्यान ही नहीं था। माँ, इस रक्षाबंधन पर और भी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि इस बार भाभी भी होंगी हमारे साथ और मुझे 2-2 गिफ्ट मिलेंगे। हाँ हाँ ठीक है, अब जा आराम कर ले। नंदिनी ये बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने मन में सोचती है, अरे वाह, रक्षाबंधन आ रहा है। मैं भी अपने भाई को राखी बांधने जाऊंगी। शादी के बाद ये मेरी पहली राखी होगी। कितना मजा आएगा। मैं इंदर जी से पहले ही जाने के लिए पूछ लूंगी। अब शाम को इंदर ऑफिस से घर आता है और जब वो दोनों खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं तो काजल इंदर से कहती है, सुनिए जी, रक्षाबंधन आ रहा है। हाँ तो क्या हुआ, वो तो हर साल आता है। मुझे अपने मायके जाना है। तुम हमेशा मायके जाने के लिए ही बोलती रहती हो। जितना ध्यान तुम अपनी मायके पर देती हो, कभी मुझ पर दिया है क्या? देखिए जी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये मेरा पहला रक्षाबंधन है और मुझे भी अपने भाई को राखी बांधनी है। अगर तुम्हें जाना है तो माँ से पूछ के जाओ, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। अब काजल और इंदर सो जाते हैं। अगले दिन करुणा हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। तभी वहाँ काजल आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी वो। हाँ कहो बहू, क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? नहीं माँ जी, वो क्या कर रही है? जो बोलना है बोलो। माँ जी, मैं कह रही थी कि रक्षाबंधन आ रहा है तो ये मेरी शादी के बाद का पहला रक्षाबंधन है, इसलिए मुझे भी अपने मायके जाना है अपने भाई को राखी बांधने। नहीं बहू, इस बार तो तुम बिल्कुल मायके नहीं जाओगी। क्यों माँ जी? बहू, अगर तुम मायके चली जाओगी तो तुम्हारी ननद नंदिनी किसे राखी बांधेगी? और अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि शादी के बाद राखी जोड़े में ही बनती है। अगर इतना ही जरूरी है तो भेज दो अपने भाई के लिए राखी। जरूरी थोड़ी है तुम अपने हाथों से राखी बांधो। अब जाओ और जाकर अपना काम करो और ये मायके जाने का ख्याल दिमाग से निकाल दो। काजल को करुणा की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है और वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है जिसमें वो अपने भाई को राखी बांध रही थी। अरे वाह दीदी, ये तो मेरी मनपसंद मिठाई है। आपने खुद बनाई है? और क्या, मैंने स्पेशली तेरे लिए बनाई है मिठाई। तुझे बहुत पसंद है ना? चल अब मेरा तोहफा दे। तोहफा? वो तो मैं लाना भूल गया। क्या तू मेरे लिए तोहफा लाना भूल गया? जा, अब मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे दीदी, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं कभी भूल सकता हूँ क्या आपके लिए तोहफा लाना, वो भी रक्षाबंधन वाले दिन? ये लीजिए मेरी प्यारी बहना के लिए प्यारा सा तोहफा। काजल अपने कमरे में बैठे बैठे ये सब सोचकर बहुत रोती है और अगले दिन सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं कि नंदिनी अपनी माँ से कहती है, माँ, 3 दिन बाद रक्षाबंधन है और अभी तक हम राखी भी नहीं लाए। चलो ना माँ, बाजार चलते हैं। अच्छा ठीक है, चल। भाभी, तुम भी चलो ना हमारे साथ। तुम भी अपने भाई के लिए अच्छी सी राखी ले आना। हाँ बहू, तू भी चल। अब काजल भी नंदिनी और करुणा के साथ बाजार जाती है। बाजार में वो लोग राखी लेने के लिए एक दुकान के अंदर जाते हैं जहाँ चांदी की बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ थी, जिन्हें देखकर नंदिनी कहती है, माँ, वो देखो, वहाँ चांदी की कितनी सुंदर सुंदर राखियाँ हैं। करुणा उन्हें उठाकर देखती है और कहती है, अरे वाह, ये तो सच में चांदी की है और कितनी सुंदर भी लग रही है। माँ, ये भैया भाभी की शादी के बाद की पहली राखी है, तो क्यों ना मैं उन दोनों के लिए चांदी की राखी खरीद लूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुझे जो भी राखी पसंद आए। काजल भी उन राखियों को देखकर अपने मन में सोचती है, ये चांदी की राखी तो सच में बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं भी अपने भाई के लिए इन्हीं में से एक राखी ले लेती हूँ। माँ जी, मैं भी इनमें से एक राखी ले लो अपने भाई के लिए। बहू, तुम क्या करोगी ये राखी लेकर? तुम तो नहीं जा पाओगी राखी बांधने, डाक के जरिए भेजनी पड़ेगी और अगर किसी ने बीच में ही चुरा ली तो हमारे पैसे भी चले जाएंगे और तेरे भाई को राखी भी नहीं मिलेगी। तू ऐसा कर, कोई सस्ती सी राखी ले ले अपने भाई के लिए। काजल को करुणा की इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो अपने भाई के लिए एक सस्ती सी राखी ले लेती है। अब नंदिनी अपने भाई के लिए कपड़े लेने एक दुकान में जाती है
और वो अपने भाई के लिए कपड़े पसंद करती है और काजल भी अपने भाई के लिए कपड़े देख रही थी और वो मन में सोचती है, ये रंग तो रोशन को बहुत पसंद है और उस पर जचता भी है। काश मैं उसके लिए ले सकती है कपड़े। माँ जी से कहा तो उन्हें तो मना ही कर देना है। और काजल वो कपड़े नहीं लेती। अब सभी लोग बाजार से घर आ जाते हैं और अगले दिन घर का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में बैठे होते हैं कि तभी काजल को याद आता है, अरे कल तो रक्षाबंधन है और मुझे अपने भाई के लिए राखी भेजनी है, तो मैं जाकर अभी उसकी पसंद की मिठाई बना लेती हूँ। अब काजल रसोई में जाकर अपने भाई के लिए मिठाई बनाने लगती है और थोड़ी देर में वो मिठाई बना लेती है और अपने मन में सोचती है, काजल शादी से पहले रसोई में अपने भाई के लिए मिठाई बना रही थी कि तभी उसकी माँ आकर कहती है, अरे काजल जरा चखा तो कैसी बनी है मिठाई। नहीं माँ, आपको पता है ना ये मिठाई मैंने स्पेशली रोशन के लिए बनाई है और जब तक वो इसे नहीं खा लेता ये किसी को नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है मेरी माँ, तू अपने भाई को ही खिला। काजल ये सब सोच ही रही थी कि नंदिनी रसोई में आती है और मिठाई उठाकर खाकर कहती है, वाह भाभी, आपने क्या मिठाई बनाई है, ये सच में बहुत टेस्टी है। ये आप किसके लिए बना रही हो? अपने भाई के लिए। भाभी आप मेरे लिए भी 2-4 किलो बना ही दो, ये सच में बहुत टेस्टी है। अब नंदिनी मिठाई खाकर वहाँ से चली जाती है। काजल को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो नंदिनी से कुछ नहीं कहती। अब राखी का दिन आता है, जहाँ घर में नंदिनी और बाकी सब खुश थे, वहीं काजल का मुंह सुबह से उतरा था। अब नंदिनी अपने भाई इंदर को राखी बांधती है और इंदर उसे तोहफा देता है और फिर नंदिनी काजल को राखी बांधती है। तभी नंदिनी कहती है, क्या हुआ भाभी, आज आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है। लगता है इसे अपने भाई की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। तभी पीछे से काजल के भाई रोशन की आवाज आती है, मेरी दीदी ने मुझे याद किया, लो मैं आ गया। रोशन को वहाँ देखकर काजल बहुत खुश होती है और भागते हुए आकर अपने भाई को गले लगाकर कहती है, अरे रोशन तू यहाँ? अरे दीदी तुमसे राखी बंधवाने आया हूँ, तुम तो आई नहीं इसलिए मैं ही आ गया। और मुझे जीजा जी का फोन भी आया था, उन्होंने बताया था कि आप मुझे राखी ना बांध पाने की वजह से कितनी दुखी हो। अब तो खुश हो ना? भाभी आपको क्या लगा, हम आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। ये लीजिए चांदी की राखी और बांध दीजिए अपने भाई को। और ये है वो कपड़े जो आपने अपने भाई के लिए पसंद किए थे, मैंने आपको देख लिया था कपड़े पसंद करते हुए। थैंक यू नंदिनी, तुम सबने मेरे लिए इतना किया। अब काजल अपने भाई को राखी बांधती है और उसे उसकी मनपसंद की मिठाई खिलाती है। काजल अब बहुत खुश थी और वो सबसे कहती है, आप सबने मेरी शादी के बाद का पहला रक्षाबंधन यादगार ही बना दिया। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे घर की सफाई करने वाली मेरा पति कब साफ कर गई। मुझे तो पता ही नहीं चला कौन सा मनहूस दिन था जब मैं तुम्हें अपने घर लाई थी। जैसा कि आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि स्वाति की जिंदगी में कुछ बहुत बुरा हुआ है। पर क्या? स्वाति एक बहुत ही समझदार लड़की थी। उसकी शादी विशु से 4 साल पहले हो गई थी। दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। इसी बीच उसका 2 बार मिसकैरेज हो चुका था, जिसके चलते उसकी गोद अभी तक सूनी थी। ऐसे ही एक दिन स्वाति को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो जल्दी से ये खुशखबरी विशु को देने के लिए उसके पास जाती है और बोलती है, विशु विशु जल्दी आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बात है जान, सुबह सुबह इतना क्यों चहक रही हो? विशु तुम पापा बनने वाले हो। आई एम प्रेग्नेंट। क्या सच में? इतना कहकर विशु स्वाति को अपनी बाहों में उठाकर तभी स्वाति बोलती है, अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप, नीचे उतारिए मुझे। जान आज इतना खुश हूँ ना कि बस मैं क्या कहूँ। आई लव यू माई ब्यूटीफुल वाइफ। आई लव यू टू लव। ऐसे ही वक्त बीतता है और विशु स्वाति को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर स्वाति का चेकअप करती है और कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो उसे प्रॉपर बेड रेस्ट के लिए कहती है, जिसके चलते स्वाति घर का काम नहीं कर पाती। स्वाति का ख्याल रखने के लिए और साथ ही घर के कामों के लिए विशु घर में एक रेशमी नाम की नौकरानी लेकर आता है। रेशमी हर काम में चंट थी। बहुत जल्दी ही वो सारे घर के काम को संभाल लेती है, जिससे विशु और स्वाति दोनों ही बहुत खुश थे। ऐसे ही एक दिन
रेशमी स्वाति के लिए सूप बनाकर कमरे में लेकर जाती है। स्वाति सूप पीती है और रेशमी उसके पैर दबाने लगती है। तभी स्वाति उससे बोलती है, रेशमी ये बता, तेरे घर में कौन कौन है? मालकिन कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। क्यों, क्या हुआ? कहाँ गए तेरे परिवार वाले? मेरी माँ तो मुझे जन्म देते ही चली गई। माँ के गम में पापा भी चले गए। उसके बाद बस गरीबी ही मेरे माँ बाप बनकर रह गई और आज मैं यहाँ पर हूँ। अरे तू अकेली नहीं है, मैं हूँ ना तेरे साथ। तू मेरा परिवार है और हाँ, अब से तू यही रहना इसी घर में। और सुन, वहाँ टेबल पर कुछ साड़ियाँ रखी हैं तेरे लिए, वही पहन ले जाकर। रेशमी टेबल पर से साड़ियाँ उठा लेती है और अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन रेशमी रसोई में काम कर रही होती है और स्टूल पर चढ़कर चीनी का डब्बा उतार ही रही होती है कि तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और तभी वहाँ विशु आता है और रेशमी को अपनी बाहों में थाम लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और तभी रेशमी बोलती है, साहब शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। तुम ठीक हो ना? जी जी मैं ठीक हूँ, आप मुझे छोड़िए। सॉरी सॉरी। साहब कुछ चाहिए था आपको जो आप यहाँ आए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर विशु वहाँ से चला जाता है और उसकी आंखों में रेशमी का भोला भाला चेहरा और उसकी सहमी हुई आंखें पनाह ले लेती है। वो जितनी बार भी आंखें बंद करता उसे बस रेशमी ही नजर आती। ऐसे ही एक सुबह रेशमी नहा धोकर रसोई में काम कर रही थी और उसके गीले बालों से पानी टपक रहा होता है। तभी वहाँ विशु आता है और रेशमी को देखता रहता है और उसके करीब जाकर वो धीरे से उसके कानों में बोलता है, एक कप चाय देना। उसकी आवाज सुनकर जैसे ही रेशमी पलटती है तो उसके गीले बाल विशु के चेहरे को छू जाते हैं और वो मन ही मन में बोलता है, उफ, ये जुल्फों से गिरता पानी कर रहा है मेरी नियत में बेईमानी। कहीं कर ना जाऊं कोई मैं गुस्ताखी, उसकी हंसी बन ना जाए मेरी जिंदगी की बर्बादी। तभी रेशमी उसे चाय देते हुए बोलती है, साहब चाय। तुम बहुत खूबसूरत हो रेशमी। साहब चाय ठंडी हो रही है, आप पी लीजिए, मैं तब तक नाश्ता बना देती हूँ। जरूर। विशु चाय लेकर वहाँ से चला जाता है और बाहर टेबल पर बैठकर चाय पीने लगता है। साथ ही वो रेशमी को भी देखता रहता है। वक्त बीतता जाता है और प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ने के साथ साथ स्वाति से खुद कोई भी काम कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वो सारा दिन बस अपने कमरे में लेटी रहती, जिसके चलते विशु की ख्वाहिशों को और भी ज्यादा पर मिल गए थे और वो रेशमी की तरफ और ज्यादा आकर्षित होने लगा था। ऐसे ही एक रात जब रेशमी सारा काम खत्म करके रसोई के नीचे बिस्तर लगाकर सो रही होती है, तभी विशु उसके पास जाता है और धीरे से उसके गालों को छू कर बोलता है, नहीं नहीं, ये गलत हो रहा है। इतनी हसीन दिलरुबा मेरे घर की नौकरानी तो कभी नहीं हो सकती, ये तो मेरी रानी बनकर रहेगी। तभी रेशमी की आंखें खुल जाती है और वो एकदम से घबरा जाती है। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, विशु उसके होठों पर उंगली रख देता है और बोलता है, रेशमी प्लीज चिल्लाना मत, नहीं तो स्वाति उठ जाएगी। साहब आप यहाँ इस वक्त ये सब? रेशमी मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। आपको कुछ चाहिए था, कहिए। चाहिए तो बहुत कुछ, पर उससे पहले कुछ बताना है। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? यही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। भले ही तुम इस घर में नौकरानी बनकर आई थी, पर कब तुम मेरे दिल की रानी बन गई मुझे पता ही नहीं चला। साहब ये आप क्या कर रहे हो, ये गलत है। कुछ गलत नहीं है, मैं तुम्हें हर खुशी दे सकता हूँ, बस मेरी हो जाओ, खो जाओ इस रात में। आज मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम बाकी सब भूल जाओगी। नहीं नहीं साहब, ये गलत है, आप गलत कर रहे हैं। कुछ गलत नहीं है, सब सही है। तुम, मैं, हमारा प्यार, अपना लो मुझे और मेरे प्यार को रेशमी। अब विशु अपना ज्यादातर वक्त रेशमी के साथ ही बिताता। ऐसे ही स्वाति की डिलीवरी का समय आता है और वो एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। अब रेशमी स्वाति दोनों मिलकर स्वाति की बेटी गुन्नू का ध्यान रखते। ऐसे ही एक दिन गुन्नू को भूख लगती है और वो भूख से रो रही होती है। तभी स्वाति रेशमी को आवाज लगाते हुए बोलती है, रेशमी, ओ रेशमी, कहाँ है तू?
जल्दी से गुन्नू की दूध की बोतल लिया, कब से रो रही है वो। स्वाति के बार बार बुलाने पर भी रेशमी नहीं आती और थक हार कर वो खुद से दूध को गर्म करके लाती है और गुन्नू को पिला देती है, जिसके बाद गुन्नू सो जाती है। और उसके बाद स्वाति रेशमी को पूरे घर में तलाशने लगती है। तभी उसकी नजर स्टोर रूम के दरवाजे पर जाती है, जो कि खुला हुआ था और वहाँ की लाइट्स भी ऑन थी। जैसे ही स्वाति अंदर झांक कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि रेशमी और विशु एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर प्यार जता रहे हैं। ये नजारा देखकर स्वाति की आंखों से आंसू झलक जाते हैं और उसका विश्वास पल भर में टूटकर बिखर जाता है। वो स्टोर रूम के अंदर जाती है और रेशमी को एक चांटा लगाती है और गुस्से में बोलती है, मुझे यकीन नहीं होता, मेरे घर की सफाई करने वाली मेरा पति कब साफ कर गई, मुझे पता ही नहीं चला। अरे कौन सा मनहूस दिन था वो जब मैं तुम्हें अपने घर में लाई थी। स्वाति क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की? इस 2 टके की नौकरानी के लिए तुमने मुझसे बेवफाई की। अरे क्या कमी थी मेरे प्यार में, बोलो। शर्म नहीं आई एक बार भी इतना बड़ा गुल खिलाते हुए? अरे मेरे नहीं, कम से कम इस नन्ही सी जान के बारे में सोच लेते जो अभी अभी इस दुनिया में आई है। तुझे तो मैंने इस घर का हिस्सा माना, पर तूने तो रिश्तों के मतलब ही बदल दिए मेरे लिए। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गई थी। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, पर हमेशा से अकेली रही थी ना, और जब मुझे किसी का प्यार मिला तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और ये भूल कर बैठी, और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं जाने अनजाने किसी का घर उजाड़ रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं आप लोगों की जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर रेशमी वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है और अपने साथ हुए इस धोखे के बाद स्वाति कभी भी विशु को माफ नहीं कर पाती और तलाक लेकर हमेशा के लिए विशु से अलग हो जाती है। तो वही विशु भी अपनी सारी जिंदगी पछतावे में गुजार देता है। किसी एक शहर में आरोही नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी, जो बेहद ही खूबसूरत थी। ऊपर वाले ने उसे शक्ल तो बहुत अच्छी दी थी, लेकिन अकल देना तो भूल ही गया था। वक्त गुजर रहा है। एक दिन उसके घर पर पीयूष नाम के लड़के का रिश्ता आता है और अपनी माँ के कहे अनुसार वो शीशे के सामने रेडी हो रही खुद से बोलती है, हाँ चल आरोही, हो गई तू रेडी, अब नीचे चल। इस तरह आरोही नीचे जाती है, जहाँ पीयूष का पूरा परिवार बैठा होता है। वो उन्हें अपने हाथ से चाय परोसती है। चाय पीने के बाद दोनों परिवार खुशी से रिश्ता तय करते हैं, जिसके कुछ ही दिनों बाद पीयूष और आरोही की शादी हो जाती है। जिसके बाद वो अपनी ससुराल में आ जाती है, जहाँ उसकी सास सुजाता बोलती है, आरोही बहू देख, ये जो कलश तेरे पैरों के सामने रखा है ना, इसे अपने शुभ कदमों से घर में बिखेर दे। ठीक है सासू माँ। जिसके बाद वो कलश को तेजी से पैर मारती है और उसके बाद कलश घर के अंदर कुछ दूरी पे जाके गिरता है। ये देखकर सुजाता बोलती है, अरे वाह, बहुत खूब मेरी प्यारी बहू, क्या शॉट मारा है। फुटबॉल की शौकीन है क्या, या फिर तुझे ऐसा लग रहा है कि तू फुटबॉल के ग्राउंड में है? नहीं तो माँ जी, लेकिन आप अभी ये क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि अभी तूने कलश को इतने जोर से पैर मारने की जो तकल्लुफ की है ना, उससे मेरा घर ही नहीं बल्कि इस घर की छत में भी कलश के चावल ऐसे जाकर उछले हैं जैसे कि फुटबॉल उछलती है। ओह थैंक यू माँ जी। हे भगवान, मैं तेरी तारीफ नहीं कर रही, समझी? अरे मूर्ख, अपने शरीर में लगे दोनों कानों को खोलकर अच्छे से सुन। इस आलते की थाली में पैर रखकर जल्दी से इस घर में अपने पैरों की छाप छोड़ दे। जी माँ जी, इस बार मैं अच्छे से करूँगी, पक्का। इतना बोलकर आरोही हड़बड़ी में बात को बिना समझे आलते की थाली से अपने पैरों की छाप पूरे घर में लगाती है। ये देखकर सुजाता एक बार फिर बोलती है, अरे अब क्या कर रही है तू? हाय राम। माँ जी, अभी आपने ही तो कहा था ना कि पूरे घर में निशान, मेरा मतलब अपने पैरों की छाप छोड़ने हैं। अरे बैल बुद्धि, तुझे सीधे सीधे निशान छोड़ने थे, ये गोल गोल चक्कर क्यों लगा रही है? क्योंकि माँ जी अभी आपने ही तो कहा था ऐसा करने को। हे ऊपर वाले, लगता है मेरी इस बहू की खोपड़ी में गोबर भरा हुआ है, सब कुछ उल्टा ही कर रही है। खैर छोड़, अब तू अंदर आ जा। इतना बोलकर वो अपने बेटे और बहू का स्वागत करती है और जिसके बाद
वो अपने पति के साथ अपने कमरे में जाती है, जहाँ उसका पति उसे रोमांटिक अंदाज में देखकर बोलता है, तुम्हें पता है आरोही, जब से तुम्हें देखा है ना, इस दिल में तुम्हें पाने की आग लगी थी, जो आज तुम्हारे प्यार की बारिश से बुझेगी। अपने पति की उल्टी सीधी बातें जैसे आरोही के सर के ऊपर से होते हुए जा रही थी। ये सुनकर वो बोलती है, क्या कहा आपने? आपके दिल में आग लगी है? 1 मिनट रुको, मैं पानी डालती हूँ, बुझ जाएगी। पीयूष, हम कल डॉक्टर के पास जाएंगे, आपका चेकअप कराएंगे। और क्या कहा आपने? प्यार की बारिश? ये कहाँ होती है? वैसे मैंने तो आज तक सिर्फ सावन की बारिश के बारे में सुना है और देखा भी है। अपनी पत्नी की बात सुनकर पीयूष को लगता है कि आरोही उससे मजाक कर रही है और वो बोलता है, क्या डार्लिंग, तुम मेरी टांग खींच रही हो ना, मुझे पता है। कोई नहीं तो पीयूष, मैं भला आपकी टांग क्यों खींचूंगी? और जरा गौर से देखिए, आपकी टांग, मेरा मतलब कि पैर तो आपके पास ही हैं। आरोही की बातें सुनने के बाद पीयूष मन में बोलता है, ओ भाई, मारो मुझे मारो। क्या ऊपर वाले एक ऐसा बेतुका मजाक किया है आपने मेरे साथ। किस तरह की वाइफ मिली है मुझे, जो अपनी सुहाग रात में जरा भी रोमांटिक नहीं, और तो और मेरे रोमांस के कीड़े का इसने बुरी तरह से कत्ल कर दिया। हाय रे मेरी मोटी किस्मत, इसे तो रोमांस का आर भी नहीं पता। पीयूष अपने मन में ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी आरोही उसे बोलती है, अरे क्या हुआ पीयूष, कहाँ खो गए तुम? सोना नहीं है क्या? हे भगवान, अपनी सुहाग रात में भी इसे सोने की जल्दी है। अब ज्यादा मत सोच पीयूष, शुरू हो जा। हाँ, अभी सोएंगे। एक काम करो, ये लाइट्स ऑफ कर दो। मैं ना आज तुम्हें एक लेसन पढ़ाने वाला हूँ। क्या? पर इतनी रात को पढ़ाई क्यों? और आपको पता है ना, मैं 12वीं पास हूँ। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें फर्स्ट ईयर की क्लास दूंगा, फुल नाइट, ओके? इतना बोलकर पीयूष लाइट्स ऑफ कर देता है और अपनी बेअकल वाइफ के साथ शादी की पहली रात प्यार के चैप्टर पढ़ता है। इसी तरह कुछ वक्त बीतता है, जिसके बाद सुबह हो जाती है और कामिनी उसका डोर नॉक करते हुए बोलती है, आरोही जल्दी से नहा धोकर नीचे आ जाओ, माँ जी बुला रही हैं। इस तरह अपनी जेठानी कामिनी के कहने पर वो जल्दी से नहा धोकर किचन में आती है, जहाँ सुजाता बोलती है, उठ गई मेरी बैल बुद्धि बहू। देख बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तो जो कुछ भी तुझे कामिनी यानी कि तेरी जेठानी कहे तो वही बना लेना। जी बिल्कुल माँ जी। इतना बोलकर सुजाता वहाँ से चली जाती है और कामिनी बोलती है, आरोही आज तू छोले चावल बना ले और मीठे में खीर बना ले, मैं तेरी थोड़ी मदद कर देती हूँ। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी मिलकर किचन में एक साथ काम करने लगती है और जिसकी थोड़ी ही देर बाद आरोही बनाया हुआ खाना लेकर अपनी सास को टेबल पर परोसती है और खाना खाने के बाद वो तारीफ करते हुए बोलती है, अरे वाह, ये खाना खाकर तो लग ही नहीं रहा कि ये मेरी बैल बुद्धि बहू ने बनाया है। अच्छा बना है जी। थैंक यू माँ जी, जेठानी जी ने ही सिखाया था। अपनी सास के मुंह से अपनी देवरानी की तारीफ सुनकर कामिनी को जलन होने लगती है और वक्त बीतता है। अगले ही दिन दोनों फिर से खाना बना रहे होते हैं और ऐसे ही सारा काम खत्म हो जाता है और जिसके बाद आरोही अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है और तभी अचानक सुजाता के चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन आरोही को आवाज नहीं आती। ये देखकर कामिनी उसके कमरे में आकर बोलती है, क्यों रे मूर्ख औरत, कब से सासू माँ तुझे गला फाड़कर आवाज लगा रही हैं? तुझे आवाज नहीं आ रही क्या उनकी? बिल्कुल भी। बैठी बैठी पलंग तोड़ रही है। अपनी जेठानी कामिनी की बात सुनकर आरोही बेड पर से उतरकर चारों तरफ बेड को देखने लगती है, जिसे देखकर कामिनी बोलती है, क्यों री, ये आंखें फाड़ फाड़ के बेड में ऐसा क्या ढूंढ रही है? जेठानी जी, अभी आपने ही तो मुझे कहा था ना कि मैं बैठे बैठे पलंग तोड़ रही थी, वही देख रही थी कहाँ से टूटा है। हे ऊपर वाले, ये कैसी मूर्ख देवरानी दी है तूने। मैंने तो सोचा था कि देवर जी की शादी के बाद देवरानी आएगी और मैं आराम करूंगी। तेरा भेजा पूरी तरह खाली है क्या? अपनी जेठानी की बात सुनकर और बेड में कहीं से भी टूटा ना देखकर आरोही को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जेठानी को एक जोरदार चांटा लगाकर बोलती है, क्यों जेठानी जी, आपने झूठ बोला मुझे, मेरा बेड तो कहीं से भी नहीं टूटा, फिर आप क्यों मुझे बोल रही थी कि मैं बैठकर पलंग तोड़ रही हूँ? इस तरह दोनों की बहस की आवाज सुनकर सुजाता वहाँ आती है और बोलती है, अरे कैसा हल्ला मचा रखा है यहाँ? माँ, जिस मूर्ख औरत ने मुझे थप्पड़ मारा
वो भी सिर्फ इसलिए कि मैंने इसे ये बोला कि ये बैठी बैठी पलंग तोड़ रही है। माँ जी क्या ये छोटी बात है? आप ही बताइए। आज ये कह रही थी मैंने पलंग तोड़ा, और इनके कहने पर जब मैंने बेड के चारों तरफ देखा तो कहीं से कुछ भी नहीं टूटा था। आप ही बताइए, झूठ बोलना क्या अच्छी बात है? मेरी माँ कहती है हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वारे मेरी सत्यवान बहू, आज अपनी जेठानी को चाटा मारकर तूने बहुत ही नेक काम किया है। तेरी माँ के ऊंचे संस्कार तो मैं बहुत अच्छे से देख रही हूँ। कैसी मूर्ख बहू आई है मेरे घर में। माँ जी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने इसे बनाते वक्त इसके सर में भेजा डालना ही भूल गए। अरे बहू, मुझे तो इसकी हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है कि भेजा शब्द इसके पल्ले कभी पड़ा ही नहीं होगा, और कहीं ये मूर्ख चंद हम दोनों का दिमाग भी भेजा फ्राई न बना डाले। इसलिए अब तो इस सरफरी के मुंह मत लगियो। नहीं माँ जी, इस मूर्ख देवरानी के एक चाटा खाकर ऐसा लग रहा था कि भूकंप आ गया है। अब मैं इसके मुंह नहीं लगूंगी। इतना बोलकर दोनों सास बहुएं वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही वक्त बीतता है। आरोही घर के काम धंधे अपनी जेठानी से भली भांति सीख जाती है, जिसे देखकर एक दिन उसकी सास बोलती है, कामिनी बहू, अब आरोही बहू को देखकर तुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें धीरे धीरे अक्कल आ गई है, और अब तो वो खाना भी अच्छा बनाने लगी है। हाँ माँ जी, और ये तो अच्छा ही हुआ कि मेरी मूर्ख देवरानी अब समझदार हो रही है। चलिए माँ जी अब हम टीवी देखते हैं। कामिनी ये बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ आरोही आती है और उसे देखकर कामिनी बोलती है, आरोही सुनना जरा, वो टीवी खोल दियो प्लीज। अपनी जेठानी की बात सुनकर आरोही बोलती है, ये जेठानी जी का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये टीवी खोलने को कह रही है, कहीं टीवी खराब तो नहीं हो गया? इतना बोलकर कमअकल आरोही टीवी के पास जाकर उसे दोनों हाथों में पकड़कर दीवार से खोलने की कोशिश करती है, और ये देखकर कामिनी बोलती है, अरे मेरी प्यारी देवरानी, अब ये क्या कर रही है? टीवी खोलने में कितना वक्त लगेगा? अरे वही तो कर रही हूँ, अब ये दीवार से खुले तब तो। अरे दीवार से क्यों खोलना है, चला दे बस। लेकिन सासू माँ, अभी जेठानी जी ने तो खोलने को कहा था। इस तरह एक बार फिर मूर्ख देवरानी की बात सुन के कामिनी अपनी सास से बोलती है, देखा सासू माँ, आरोही में कोई बदलाव नहीं आया, अभी वो टीवी तोड़ देती। शुक्र है कि हम यहीं थे, वरना आज तो भारी नुकसान हो जाता। हाँ बहू, तू सही कह रही है, ये मूर्ख हमेशा मूर्ख ही रहेगी। इसलिए अब हमें कोई भी बात शुद्ध हिंदी में इसे अच्छे से समझाकर बोलनी पड़ेगी, वरना इसकी ऐसी मूर्ख हरकतें हमें रास्ते पर लाकर रख देगी। हाँ सासू माँ, और अब हम कर भी क्या सकते हैं? आखिरकार अब है तो हमारे घर की इज्जत ही। आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी मैं इस मूर्ख देवरानी को तेज बना दूंगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।